हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस मेरे छोटे से वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आप लोगों के समक्ष देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी अभी नोटिफिकेशन डला है। यहाँ पर आप डेट देख रहे हैं 23 दिसंबर 2023। आप यहाँ पर दिनांक देख सकते हैं। अभी अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों की एवं महिलाओं के लिए आरक्षी मतलब आरक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती निकली है। जिसमें ग्रेड पे आपको पता होगा 5200 से लेकर के 20,200 ग्रेड पे है। और नए वेतनमान में भी वेतन मैट्रिक रूप में जो है 21,700 रुपये के अंतर्गत यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देखना है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा। यदि आपको चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आप जाना चाहते हैं तो कौन कौन से राज्य के बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, इसकी योग्यता क्या होगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, एज क्या रहेगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यदि आपको जानना है समझना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, अन्यथा आप वीडियो से बाहर जा सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं पदों की संख्या टोटल 60,244 पदें हैं अभी, ठीक है, कितना है 60,244। जिसमें आप यदि अनारक्षित मतलब जनरल की अगर बात करेंगे तो 24,102 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यह भी एक जनरल ही है जो कि 6,024 है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,264 है। अनुसूचित जाति, ठीक है, मतलब एससी की बात करें तो इसमें 12,650, बहुत बड़ी संख्या में भैया एससी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 1,204 भर्तियाँ यहाँ पर निकली है, ठीक है, वैकेंसी है। अब अगले पॉइंट को आप धीरे धीरे पढ़ते चलिए। आरक्षी नागरिक, ठीक है, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिलाएं पात्र होंगे। पुरुष एवं महिला दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले भी कहीं पेपर वेपर दिया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पॉइंट पढ़िए। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस पर जो है वहाँ का जो भर्ती बोर्ड है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अब आवेदन की अगर बात करें तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और जो बच्चे समझदार हैं वो एकदम समझदारी से काम करेंगे और शुरुआती 5 दिन के अंदर इसमें यदि आप फॉर्म भर देंगे तो आपको पढ़ने के लिए अच्छा खासा समय मिल जाएगा, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। यदि आप सोचेंगे यार आज नहीं कल भर दूंगा, कल नहीं परसों भरूंगा, अभी तो बहुत भीड़ है कैफ़े में या सीएससी सेंटर में, तो वो फिर जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके कई बहाने हैं, ठीक है। जो तैयारी कर रहा है वो ज़रूर इस काम को कर लेगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन भी हो सकता है। तो चलिए तिथि देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि आप देख लिए 27/12/2023 से है, मतलब 3 दिन बाद से। और कब तक रहेगा भाई अंतिम तिथि? 16 जनवरी तक अंतिम तिथि है और 18 जनवरी तक संशोधन करने की तिथि है। मतलब 27 से 16 मतलब 1 महीने का समय आपके पास यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए है। आवेदन शुल्क की प्रक्रिया में आपको 400 रुपये लगेंगे मात्र, ठीक है, 400 रुपये यहाँ पर निर्धारित किया गया है। आगे की अर्हताएँ देखिए तो ये तो सब सेम है, ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टिप्पणी भी ज़रूरत नहीं है। शैक्षणिक अर्हता, ठीक है, इसमें इसको थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। भारत का नागरिक हो, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भारत के नागरिक हैं। तिब्बती शरणार्थी हो, ये भी छोड़ो, आपके काम का नहीं है। इसके अलावा इधर पर कुछ है क्या? नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप टिप्पणी में भी देख लिए, टिप्पणी को पढ़ लेना अच्छे से। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, यदि आपको पीडीएफ लेना है इस वीडियो का तो मैं आपको अब भी पीडीएफ तुरंत सेंड कर दूंगा। इस नंबर पे आप क्या कर देना, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, 8989506252, ठीक है, 8989506252। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ जरूर ले लेना, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो शैक्षणिक अर्हता में आप देख रहे हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्य प्राप्त उसके समकक्ष भी अर्हताएँ
हो सकती है, चलेगा। यानी कि 10वीं और 12वीं आपको पास होना अनिवार्य है। ठीक है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारण करनी चाहिए। उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। मतलब आपके पास मार्कशीट लेकर के जरूर जाना है, क्योंकि उसमें अंक तालिका में आपको जितने जितने नंबर मिले हैं वो उसमें वहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है, ये उसका कहने का मतलब है, लेके जाना है। इसमें लिखा है कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता, समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना है। ठीक है, इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा यदि कुछ गलत पाया जाता है तो। ठीक है। इसके बाद 3.3 में देखिए आप, यहाँ पर लिखा है अधिमानी अर्हताएं अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने, अधिमान मतलब प्रिफरेंस की बात कर रहे हो। ठीक है, प्रेफरेंस की बात में यहाँ पर पहला लिखा है कि DOEACC या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो। ठीक है। अगला है 2 नंबर पर लिखा है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा किया हो। तीसरा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का जो B प्रमाण पत्र है तो उसमें जो है आपको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। आयु की यदि बात करी जाए, आयु में थोड़ा सा भाई उत्तर प्रदेश पुलिस का मैटर करता है ना, थोड़ा कम आयु मांगता है, इसलिए बाहर के अभ्यर्थियों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए, पुरुष की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात उसका जन्म 2 जुलाई 2001 के पहले हुआ हो। ठीक है, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2005 के बाद जो पैदा हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि आप देख सकते हैं 18 साल से लेकर के 23 साल यहाँ पर इसका कहने का है। ठीक है। अगला यहाँ पर लिखा है कि महिला अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष है, यहाँ पर लिखा है 18 वर्ष से 25 वर्ष, सॉरी यहाँ पर पुरुष वाले में 22 वर्ष लिखा है। ठीक है, 18 से 22 वर्ष। अब इसमें जो उत्तर प्रदेश के निवासी है उनके लिए जो है OBC में कितने साल का छूट है, ST में कितना है, SC में कितना है, ठीक है, ये अभी नीचे आपको पता चल जाएगा। लेकिन बाहर के जो अभ्यर्थी है, अदर स्टेट के अभ्यर्थी है, जैसे राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का कोई है, बिहार का कोई है, झारखंड का कोई है, ठीक है, तो उनके लिए भाई यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, ना ही आयु में कोई छूट दी जाएगी, ना ही डॉक्यूमेंट्स में कोई छूट दी जाएगी। जो लिखा है वो करना पड़ेगा। ठीक है। अगला, ठीक, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के लिए लिखा है। ठीक है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, अभी मैंने बता दिया था इसी को, ठीक है, उसके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया गया है, वो अभी नीचे आपको पता चल जाएगा। चरित्र की बात करें तो चरित्र तो सभी का उत्तम रहता है, वो हमको पता है। ठीक है। वैवाहिक परिस्थिति की बात करें तो आपका विवाह भी हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हैं। भाई जिसने 2 शादी कर रखी है वो बिल्कुल भी फॉर्म को मत भरना। ठीक है, शादी कर रहे हो तो भर देना, लेकिन जीवित नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, या ऐसी महिला पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। ठीक है, तो ऐसी महिलाएं भी ध्यान दे भाई, अपनी सौतन को बोल देना कि हमारा हस्बैंड तो गया, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। हाँ, यदि आपके पास कुछ विशेष कारण है तो आप बता सकते हैं। चलिए, अगला टिप्पणी इसमें कुछ किया है विवाहित के लिए है, उसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो दिनों दिन लंबा होते जा रहा है, लगभग 10 मिनट का हो चुका है। अब भर्ती की प्रक्रिया तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर राज्य के बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अब लिखित परीक्षा की मैं बात कर लेता हूँ। लिखित परीक्षा में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि
किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है उसका सिलेबस। यदि आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिए और सिलेबस को समझ लिए, उसके बाद में उसकी तैयारी शुरू करिए, आपको 100% नंबर मिलेंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा की बात कर दूं तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी भाई। कितने अंकों की? 300, जिसकी समयावधि मात्र 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे। कौन कौन से 4 विषय होंगे? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि। मतलब गणित और रीजनिंग, ये दोनों वही है, गणित और रीजनिंग। मतलब जीके जीएस, हिंदी, गणित और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर 300 नंबर देख के कुछ लड़के घबरा गए होंगे भाई। जो अभी नए लड़के हैं, जो अभी अभी यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन देख रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उसको घबराने का ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, आप अपने सिलेबस पे काम करिए और इसको जो है अच्छे से पढ़िए, कवर करिए सिलेबस को। क्योंकि आप अभी नए नए तैयारी करेंगे और सोचेंगे कि एक झटके में निकाल ले तो मुश्किल है। क्योंकि जो लड़के 5 साल 10 साल से कर रहे हैं उनको भी कुछ अनुभव होगा आपसे ज़्यादा, इसलिए वो बंदे तो पार पाएंगे। यदि आपको करना है तो इस सिलेबस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, मतलब माइनस मार्किंग पेपर है भाई साहब। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। मतलब 300 नंबर का है, 150 प्रश्न है, मतलब एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 नंबर। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, सही के लिए 2 नंबर और गलत करेंगे तो उसके लिए आधा नंबर काट लिए जाएंगे आपके। अगला चलिए आगे बढ़िए। परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी भाई, बिल्कुल पुरानी पद्धति में, जैसे आप एमपीपीएससी का पेपर देते हैं एमपी वाले। बाकी आप ओएमआर सीट से पेपर कभी दिए होंगे तो आपको पता होगा। सभी राज्यों के बच्चों के लिए उम्मीद है कि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ज़रूर कभी ना कभी आप ओएमआर सीट से पेपर दिए होंगे। ठीक है। अगला फिर वही परीक्षा के नियम लिखे हुए हैं। परीक्षा में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक के एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जा सकती है। इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर कहा गया है कि जो अभ्यर्थी की संख्या अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उसको अलग अलग शिफ्ट में भी करवाया जा सकता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या तो उतनी ही रहेगी लेकिन चेंज हो जाएंगे प्रश्न। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। तो अब ये उस पर निर्भर करता है, वहाँ का जो बोर्ड एग्ज़ाम ले रही है उस पर निर्भर करता है कि कैसा क्या होगा। लिखित परीक्षा में एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों संचालन कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों प्रसामान्यीकरण हेतु बोर्ड द्वारा प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन, वाह यार, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन, विषय सूचना या विज्ञप्ति संख्या इतने इतने द्वारा 18/12/2022 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में बता रहा है कि अभी जो लिखा है यहाँ पर नीचे पर, ठीक है, ये देखो, ये उसका सही सूत्र निर्धारित किया है। ठीक है, इसके बाद इधर और एक सूत्र होगा कि कहीं नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और वही उसी के बारे में जो है यहाँ पर सब नीचे लिखा है। अगला आगे जो और काम की चीज़ है, फिजिकल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिजिकल की अगर अपन बात करें तो लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों, यानी कि अभिलेखों मतलब आपके दस्तावेज जो है कि समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब जो पास हो जाएगा उसको बुलाया जाएगा और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी जाएगी। पहली बात तो कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। ठीक है, यानी बुलाया जाएगा, जितने सीट हैं उसी के आधार पर जो है उससे कितना गुना बुलाता है वो अभी नीचे देखते हैं, कुछ लिखा है क्या। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभिलेखों की समीक्षा। ठीक है,
शारीरिक मानक परीक्षण में क्या क्या होगा, इस बात को आप अच्छे से ध्यान दे देना, क्योंकि बहुत सारे लड़के कम हाइट के रहते हैं और वहाँ पर फॉर्म भर देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। देखिए, शारीरिक मानक परीक्षा की अगर बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक यह है कि ऊंचाई की बात करें तो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग या एसटी, ठीक है, के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी सॉरी, सामान्य, ओबीसी और एससी के लिए जो है 168 सेंटीमीटर है, ठीक है। जबकि अब यदि आप एसटी की बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर है, ठीक है, 160 सेंटीमीटर रखा है। सीना की बात करें तो सभी राज्यों में जैसे होता है 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए जो है 77 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। तो 77 से 82 तक है एसटी के लिए, और बाकी सभी के लिए जो है 79 से लेकर के 84 तक, मतलब 79 आपका चेस्ट होना चाहिए, फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। अगला, महिलाओं की बात करें तो ऊंचाई में सामान्य यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी की अगर बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और यदि एसटी की बात करते हैं तो 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलो है, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वैसे 50 किलो रहता है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है कहीं भी, ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर अगला लिखा है कि अभिलेखों की समीक्षा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक दक्षता होने के बाद, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल होने के बाद बोर्ड द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा, और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर जो है अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा, यानी आपको कब बुलाना है वो बोर्ड निर्णय करेगा इस पे। अगला, शारीरिक दक्षता परीक्षण में होगा क्या क्या चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यही फिजिकल की रीढ़ है ये भी। इसमें आपको देखना, पुरुष अभ्यर्थियों की अगर बात करें, इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में करना है, मतलब 4800 मीटर की दौड़ आपको करना है 25 मिनट में, ठीक है, जो असंभव बिल्कुल भी नहीं है, एकदम इजीली तरीके से हो जाएगा। और महिला हेतु 2.4 किलोमीटर करना है, वो भी 14 मिनट में। इस बात को आप अच्छे से कंठस्थ कर ले, अपने कॉपी में कहीं पर नोट कर ले, ठीक है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। दौड़ में कोई सॉरी दोबारा चांस नहीं मिलता है, आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा वहीं से। अगला देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। शारीरिक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी, इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर, यानी जब आपको बुलाएगा फिजिकल के लिए तब वो बोर्ड आपको बता देगा कि कब बुलाएगा, ठीक है। और पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचना दी जाएगी, तभी जाके ये बुलाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि नीचे लिखा है। चलिए अगला, चयन तथा अंतिम योग्यता सूची, ठीक है। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची मतलब यदि आप कि एग्ज़ाम पास कर लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए, फिजिकल हो गया, उसके बाद बोर्ड के द्वारा प्रतियोगिता सूची कुछ तैयार नहीं की जाएगी, ठीक है। इसमें जो है 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक है, तो एज को देखा जाएगा कि जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको पहले बुलाया जाएगा। इस हिसाब से आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आयु में छूट वाला अंतिम पॉइंट बता दे रहा हूँ। बाकी मैंने जो आपको नंबर दिया है, नंबर क्या दिया था मैंने, एक बार फिर से देख लो, 8989506252। इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुरंत आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आयु में छूट बाहर वालों के लिए नहीं है, यूपी वालों के लिए मैंने बता दिया था, ठीक है, जो छूट है। अगला आप जो है ये यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से लिए कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट निकली है, ठीक है। इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, आरक्षण की प्रक्रिया है, और ये PDF को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी तो मैंने जितना हो सके बता दिया, ठीक है। चलिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सबके लिए, नगर सेना वगैरह सबके लिए जो आरक्षण रहता है
एनसीसी वाले रहते हैं, भूतपूर्व सैनिक वाले रहते हैं, इनके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बाकी एक बार मैं आपको और पीडीएफ भेज दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तो आप बस कैफ़े में जाना है, काम हो जाएगा। खुद से ऑनलाइन बहुत कम लोग करते हैं, अपने मोबाइल से भी बहुत कम लोग ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि नौकरी का मौका कितने वर्षों बाद मिलता है। इसमें भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लफड़े में पड़ जाओगे। ठीक है, ध्यान से आवेदन करना है, पूर्णतः सतर्कता के साथ आपको आवेदन करना है। चलिए, धन्यवाद। 26 पेज का पीडीएफ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। दूसरी चीज़, ये आपका जो पाठ्यक्रम है ये इसको पूरा बारीकी से समझाया है कि कौन कौन सी टॉपिक आपको पूछी जाएगी, तो इसको पूरे टॉपिक को आप एक एक करके पढ़ लेना। ठीक है, तब जा कर के सही आप नंबर ला पाएंगे। चलिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके भाई बहन, कोई पड़ोसी हो, कोई दोस्त हो, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को एक बार लाइक कर देना बस, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।